और अगर आप शेयर बाज़ार में कारोबार करते हैं और ख़ास तौर पर जो युवा पीढ़ी है, F&O को लेकर के काफ़ी एक्साइटिंग उनको लगता है F&O का पूरा ऑप्शन। लेकिन आपको बताएं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में पिछले फाइनेंशियल ईयर में 2023-24 के दौरान 91% यानी 73 लाख कारोबारियों को नुकसान हुआ है। इन कारोबारियों को औसतन 1.2 लाख रुपए का नुकसान हुआ। सेबी की तरफ से ये एक स्टडी जारी की गई है। सेबी के इस अध्ययन में कहा गया कि फ्यूचर एंड ऑप्शन से जुड़े 1 करोड़ से ज़्यादा कारोबारियों में से 93% लोगों को नुकसान हुआ। दरअसल अगर आप 2021 से 2024 के बीच की बात करें तो 3 सालों में प्रति कारोबारी करीब 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इस दौरान ऐसे कारोबारियों का कुल नुकसान 1.8 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा रहा। वित्त वर्ष 2023-24 में कारोबारियों को कुल करीब 75,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। बाजार नियामक सेबी के अध्ययन में पाया गया कि घाटा उठाने वाले जो सबसे ऊपर के 3.5% लोग हैं, उनको जो करीब 4 लाख कारोबारी हैं, उनको औसतन 28 लाख रुपए का नुकसान हुआ। आप सोचिए 4 करोड़ लोगों को F&O सेगमेंट में 28 लाख रुपए गंवाने पड़े हैं। 3 साल की अवधि में अगर जो मुनाफा कमाने वाले जो है उनकी संख्या बहुत ही कम रही। 1% लोग ही मुनाफा कमा पाए और आप 7% लोग मुनाफा कमा पाए, लेकिन उसमें से 1 लाख रुपए के आसपास औसतन मुनाफा कमाने वालों की संख्या केवल 1% है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है समझना कि जो एक्साइटमेंट F&O को लेकर के ख़ास तौर पर नई युवा पीढ़ी में है, जिसमें क्विक मनी बनाने की जो होड़ लगी रहती है, उसको लेकर के ये सेबी ने जो नई रिपोर्ट जारी की है वो आपको बिल्कुल सावधान करती है। पूर्व शाह जो कि मार्केट एक्सपर्ट हैं, मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूर्व, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। तो सबसे पहले सवाल यही कि F&O सेगमेंट में ऐसा क्या है कि इतने ज़्यादा बड़े लॉस के बावजूद भी लोगों का रुझान इतनी बड़ी संख्या में, ख़ासतौर पर जो नए निवेशक उतर रहे हैं बाजार में, उनके अंदर एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है। F&O की बात करें तो ये अजय, ये चीज है कि जहां आप 10,000 रुपया दे के 1 लाख रुपए के ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो ये एक चीज काफी एक्साइटिंग रहती है कि जब भी लो कैपिटल हो मेरे पास, या 20 या 50,000 रुपया हो, तो ये 20 या 50,000 के साथ मैं 2 लाख या 5 लाख का ट्रेडिंग कर सकता हूं। तो एक टाइप की उधारी ही हो गई। अब सभी सभी जगह पे पता है कि उधारी करने से तो डेफिनेटली कभी ना कभी लॉस बड़ा हो सकता है। ये एक जो प्रॉब्लम है वो नए जनरेशन को समझने की बहुत जरूरी है कि ये जो फीचर है, इससे पैसे जल्दी बन भी सकते हैं पर जल्दी टूट भी सकते हैं। लेकिन ये जो आंकड़ा सेबी दिखा रहा है पूर्व, वो तो बहुत ही स्टैगरिंग है। 91%, 93% लोग अगर लूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब 10 में से 9 लोगों से ज़्यादा तो लोग इसमें लूज़ ही कर रहे हैं। फिर इसमें इसकी तरफ क्यों जाए आदमी क्विक मनी बनाने के लिए? क्योंकि बहुत सारे लोगों के पैसे डूब रहे हैं। मुझे लगता है हर ऑफिस में अगर आप देखें, और लोग चोरी छुपे करते हैं, लोग बताते भी नहीं हैं। बस वो केवल आजकल जो ऐप्स हैं मोबाइल के, सीधे जाते हैं F&O में, वो पैसे लगा देते हैं। जहाँ फ़ायदा होता है उसकी चर्चा खूब करते हैं ऑफिस में, लेकिन जहाँ नुकसान होता है चुपचाप बैठ करके उसको सहते रहते हैं। इसकी बात करें तो आई थिंक हर टाइम एक नया साइकिल जो आता है, वो नए साइकिल में नए लोग फंसते हैं। F&O में जो एक बार लॉस करता है वो बेचारा निकल जाता है, पर एक नए साइकिल में नए एस्पिरेशंस और होप्स के साथ एक नया पर्सन फंस जाता है और उसके पैसे गवा बैठता है। अब इसमें पैसे बनाने वाले तो काफी कम हैं, पर पैसे गंवाने वाले बहुत सारे हैं। खाली सभी के आंकड़े नहीं, पर हम ऑफिस में जब बैठते हैं और हम इन्वेस्टर से जब बात करते हैं, तभी काफी इन्वेस्टर्स का ये सेम ही स्टोरी है। हमने भी ये सुनी है और हमने भी ये इंटरेक्ट की है कि काफी लोग इसमें लॉस करते हैं, तो भी वो जो ग्रीड है कि भाई 10,000 लगाने से डबल हो जाएंगे जी जी पैसे, जी। 5 दिन 4 दिन में डबल हो सकते हैं। इसमें ऑप्शंस की तो बात करें तो वो तो एकदम ही ऐसी चीज है जो 1 महीने के अंदर आपको टाइम लिमिट दी जाती है कि भाई 1 महीने के अंदर आपका जो डायरेक्शन है वो राइट हुआ तो बस, वरना 1 महीने में आपने जितने पैसे लगाए सब उड़ा दिए आपने। तो ये सब चीज जो स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, ये प्रोडक्ट बनाए गए हैं अलग काम के लिए। हम्म। इसके लिए लोग ये यूज नहीं कर रहे हैं। वो लोग हैं वो उसको स्पेकुलेशन करने के लिए यूज कर बिल्कुल। रहे हैं, ट्रेड करने के लिए यूज कर रहे हैं, और उस हिसाब से ये प्रोडक्ट का यूज जो है वो राइट नहीं हो रहा है। आई थिंक उस हिसाब से मेनली ये प्रॉब्लम आ रहा है।
आपने सही कहा कि जो इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए हैं, टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स खासतौर पर हेजिंग के लिए बनाए गए, लेकिन आप जब स्पेकुलेशन में इसका इस्तेमाल करते हैं और दोनों तरफ फ़ायदा बनाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर आपको नुकसान होता है। लेकिन क्या ये ज़ीरो सम गेम है? क्या समबडीज़ लॉस इज समबडीज़ गेन? राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप छोटे निवेशकों को नुकसान हो रहा है, बड़े लोगों का नाम बताइए जिनको फ़ायदा हुआ, पर ऐसा होता है क्या? ये समझ में नहीं आ रहा है उनकी जो लॉजिक। आप लूज करो तो कोई तो गेन करेगा ही, ये तो डेफिनेट है। पर अब इसमें ये हो रहा है कि जो लॉस कर रहे हैं वो ज्यादा संख्या में है और जो गेन कर रहे हैं वो कम संख्या में है। इक्विटीज में यूजुअली एक बैलेंस मेंटेन होता है कि भाई इक्विटी में आप ट्रेड करो तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा ना थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है। पर एफ एंड ओ में तो मेजॉरिटी जब भी आप विदाउट नॉलेज जब भी ट्रेड कर रहे हो या आप जस्ट स्पेक्यूलेट कर रहे हो तो उस हिसाब से आपको लॉस गारंटीड है। गारंटीड लॉस के साथ चले तो वेल ये इक्वेशन कभी भी आपके फेवर में तो नहीं आएगा। तो चलिए भी बिल्कुल। लोग अट्रैक्ट होते हैं और लोग किए जा रहे हैं। पूर्व चलते चलते बाजार बिल्कुल सपाट है, लेकिन अभी ट्रेंड आप लोगों को क्या दिख रहा है, अगर नॉर्मल बात करें, एफ की बात ना करें तो? नॉर्मल ट्रेंड देखा जाए तो बाजार काफी अच्छा है। रेनफॉल भी काफी डिसेंट रहा है ऑल ओवर इंडिया। तो आई थिंक दिवाली तक तो ये बुलिश ट्रेंड मेंटेन होके ही रहेगा। और आगे बढ़ते हुए भी आई थिंक ये बुलिश ट्रेंड काफी अच्छा स्ट्रांग है। जी। पूर्व, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए और इतने शॉर्ट नोटिस पे जुड़ने के लिए इस इकोनॉमी टुडे में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने देखा कि ये जो रिपोर्ट है वो आपको बताती है कि आपको बहुत ही सावधान रहना है और आपकी बहुत हार्ड अर्न मनी है, छोटे पैसे लगा करके बड़ा मुनाफा कमाने का ये जो पूरा शॉर्टकट है उसको आप बिल्कुल मत अपनाइए, क्योंकि 10 में से 9 लोगों को लॉस ही हो रहा है। बहुत ही संभल करके आपको चलना है। और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आज के फोकस की। और कारोबार को आसान बनाने के लिए सरकार के फैसले का बड़ा असर देखने को मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने अब टैक्स से जुड़े विवादों के मामले में 5 करोड़ से कम जो मांग वाली 573 मामलों में बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है और जानकारी दी है कि केंद्रीय बजट 2024-25 में जो प्रत्यक्ष कर है, सेवा कर और उत्पाद शुल्क से जुड़ी जो अपील्स हैं उसकी मौद्रिक सीमा को बढ़ा दिया गया था, यानी लिमिट्स को बढ़ा दिया गया था। और इन बदलावों से कर से जुड़े मुकदमे में कमी और कर विवादों का समाधान अब तेजी से होने लगा है। इसके साथ ही कारोबार आसान होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। बजट के बाद सीबीडीटी और सीबीआईसी ने अपने अपने डोमेन में अपील दायर करने के लिए मौद्रिक सीमा बढ़ाने के लिए जो आवश्यक आदेश जारी किए थे, अब सुप्रीम कोर्ट ने अपील दायर करने की मौद्रिक सीमा में बदलाव के बाद प्रत्यक्ष कर से जुड़े 573 मामलों का निपटारा कर दिया है। और इसी मुद्दे पर ज़्यादा बात करने के लिए दिनेश कनार साहब हैं, जो कि सीईओ हैं ध्रुव एडवाइजर्स के। दिनेश जी, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए और हमें खुशी है कि आप इकोनॉमी टुडे में जुड़ पाए। जाना माना नाम टैक्स की दुनिया का, लेकिन ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर के जो बजट है उसमें बड़े फैसले लिए गए। ये फैसला कितनी बड़ी राहत देता है कि एक पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर ही अब अपील में आप जा सकते हैं और बाकी को शायद आर्बिट्रेशन के जरिए सुलझा लिया जाए। आर्बिट्रेशन का तो कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाऊं कि क्या हो रहा है इस वक्त कि अगर आपकी कोई मैटर है और अगर आप एसेसिंग ऑफिसर ने आपको कोई आमदनी जोड़ दी आपकी एंड देयर इज अ डिस्प्यूट, तो आप कमिश्नर अपील्स में गए, फिर ट्रिब्यूनल में गए, फिर हाई कोर्ट में गए, फिर सुप्रीम कोर्ट में गए, तो ये जो पूरा जो आपका जो द होल थिंग लास्ट फॉर ऑलमोस्ट अबाउट 12 to 15 years, यानी आपको 15 साल लगते हैं मिनिमम टू गेट अ फाइनल रिलीफ फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। नाउ अगर आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें तो दैट इज नॉट समथिंग व्हिच इज कंड्यूसिव एट ऑल। सो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ने यह कहा है कि हर चीज में अपील में जाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई मैटर है, इसकी इकोनॉमिक स्टेक्स आर वेरी वेरी लो, तो उसमें हम सेकेंड थर्ड अपील में नहीं जाएंगे। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वो कायदे के अनुसार इट इज अ फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी। वन कैन गो टू द हाई कोर्ट ओनली ऑन अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो गवर्नमेंट में ये कहा है कि हर चीज में हम नहीं जाएंगे। ये पहले भी था। पहले लिमिट थी 50 लाख रुपया ट्रिब्यूनल में, 1 करोड़ रुपया हाई कोर्ट की और 2 करोड़ रुपया सुप्रीम कोर्ट में। गवर्नमेंट ने इसको बढ़ा के 50 लाख का 60 लाख कर दिया है, हाई कोर्ट का 1 करोड़ का 2 करोड़ कर दिया है, और सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए अनलेस द टैक्स इम्पैक्ट इज मोर देन 5 करोड़, जो पहले 2 करोड़ था,
government will not litigate. Now the point is twofold कि government is the biggest litigator in income tax, और गवर्नमेंट की जो जीतने की रेशियो है वो करीब ज्यादा से ज्यादा 70 to 80% matters are lost by the government. They win only 20 to 30% of the cases maximum. With that, if you choke up the whole litigation, और जो इतने साल लगते हैं टैक्स को कोई भी चीज का निपटाराने के लिए, तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम ये लिमिट बढ़ा देते हैं. Therefore, not everything will go all the way to Supreme Court. Only important matters will go to Supreme Court. This is a very, very welcome step. और उसके साथ एक और चीज भी गवर्नमेंट ने बजट में अनाउंस की थी, लेकिन सिर्फ 2 दिन पहले ही अनाउंस की है कि एक विवाद से विश्वास स्कीम 2 गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, जिसके तहत पीपल हु हैव गॉट लॉन्ग स्टैंडिंग लिटिगेशन कैन पे पार्ट ऑफ द टैक्सेस. उनको अगर वो जीते हुए हैं ट्रिब्यूनल में, हाई कोर्ट में, तो जो टैक्स डिमांड है उसकी थोड़ा परसेंट ही देना है, इंटरेस्ट नहीं देना है, पेनल्टी नहीं देना है. ये दोनों चीज मिला के गवर्नमेंट इज गोइंग टू मेक अ वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन टैक्स मैटर्स. सर, मेरा यही सवाल अगला आपसे यही होने वाला था, जो डायरेक्ट टैक्स में विवाद से विश्वास स्कीम जो कि आप कह रहे हैं कि 1 अक्टूबर से लागू होगा, आपके हिसाब से उसमें कितनी रिलीफ मिलेगी? कुछ क्वांटिफाई हम लोग कर पाए हैं कि कितने लोगों को इस सिंप्लीफाइड टैक्स कंप्लायंस से रिलीफ मिलेगी, और जो डिस्प्यूट है, बैकलॉग है सरकार का, वो कितना कम हो सकता है? आई डोंट थिंक कि इसकी कोई प्रमाण मिल सकती है, क्योंकि एवरीबडी विल हैव टू मेक अ कॉल. लेकिन दिस इज द सेकंड स्कीम. अगर आप फर्स्ट स्कीम देखें तो फर्स्ट स्कीम हैड मेट विद अ रिसाउंडिंग सक्सेस. काफी लोग ने कम के कहा कि भले ही हम जीत गए हो ट्रिब्यूनल में, लेकिन अगर मैटर हाई कोर्ट में पेंडिंग है, कुछ भी हो सकता है. वी डोंट वांट टू वेट, क्योंकि इंटरेस्ट लग सकता है, पेनल्टी लग सकती है. सो हम सिर्फ आधा ही टैक्स देना है, आधा टैक्स देके छोड़ देते हैं. अगर आप हाई कोर्ट में जीते हैं मैटर, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, आपको सिर्फ 25% टैक्स देके आगे बढ़ना है. तो पीपल टुडे वांट पीस ऑफ माइंड. आज क्या हो रहा है अगर आप देखते हैं तो आईपीओ पे आईपीओ हो रहा है. हाँ जी सर. जब आईपीओ हैपेंस, कोई लिखेगा कि आपके रिस्क फैक्टर्स क्या है. अगर आपके पास टैक्स लिटिगेशन हो, भले ही आप जीते हो, लेकिन इट्स अ रिस्क फैक्टर कि इसका कुछ अपील में क्या होगा. सही बात है, और इसको डिस्क्लोज करना पड़ता है. जी जी. So people are saying कि let us have peace of mind, let us have pay a little bit of tax but move on with certainty rather than live with uncertainty. सर, चूंकि आप हमारे साथ हैं, इसलिए सिर्फ एक सवाल हम मेक इन इंडिया पे करना चाहते हैं, क्योंकि 10 साल पूरे हो रहे हैं इस महीने, और ओवरऑल आप देखें टैक्स स्ट्रक्चर को, डायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर को, तो मेक इन इंडिया के लिए कितना बड़ा आप देखते हैं पुश दिया है फॉरेन कंपनीज के लिए, डोमेस्टिक कंपनीज के लिए, और कैसे हम इसको और सरल कर सकते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए? सर, मेक इन इंडिया के लिए गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम बनाई है. डायरेक्ट टैक्स में कोई गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है. एक स्कीम थी जो गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर ली, जो था कि अगर आपकी नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो आपका रेट ऑफ टैक्स इंस्टेड ऑफ 25% सिर्फ 15%. जी जी जी. ये 23 में स्कीम खत्म हो गई है, जो प्रोविजन है वो खत्म हो गया, और गवर्नमेंट ने फिर उसको बढ़ाया नहीं है आगे. ओके. तो और काफी लोगों की गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट थी, गुजारिश थी कि इसको बढ़ाया जाए. आई एम होपिंग कि ये जो गवर्नमेंट देख रही है मार्च में, व्हेन गवर्नमेंट इज सिंप्लीफाइंग द टैक्स लॉ, इट रीइंट्रोड्यूसेस, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और दिस कैन मेक अ वेरी वेरी बिग इम्पैक्ट. आज गवर्नमेंट कह रही है कि हमको इंडिया में सेमीकंडक्टर बनाने हैं, फार्मास्यूटिकल में हमको एपीआईज बनाने हैं. तो अगर हम मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है तो दिस टैक्स रिडक्शन फ्रॉम 25 to 15 इज वेरी वेरी एसेंशियल. बहुत धन्यवाद दिनेश सर, वक्त निकालने के लिए और अपनी राय इकोनॉमी में रखने के लिए. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के उस पार खबरें और भी हैं कारोबार जगत से जुड़ी. आप देख रहे हैं इकोनॉमी.